हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राशिद जहांगीर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्ट्रोप प्रोसीजर्स और फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। तो चलें अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास स्ट्रोप प्रोसीजर्स प्रीपेयर्ड एसक्यूएल कोड होता है जो कि हमारे पास सेव हो जाता है और इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने एक ही क्यूरी को बार बार लिखना हो तो उसके लिए आप एक स्ट्रोप प्रोसीजर बना लेते हैं और उस स्ट्रोप प्रोसीजर को आप बार बार कॉल करते रहते हैं। इसके बाद हमारे पास स्ट्रोप प्रोसीजर्स विद पैरामीटर भी हो सकते हैं और विदाउट पैरामीटर भी हो सकते हैं। तो अगर आपने एक स्ट्रोप प्रोसीजर लिखना हो विदाउट पैरामीटर्स तो आप उसके लिए ये सिंटैक्स यूज़ करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि क्रिएट प्रोसीजर और आगे स्ट्रोप प्रोसीजर का नाम है। स्ट्रोप प्रोसीजर का नाम हमारे पास क्या है, यूज़र डिफाइन है। हम अपनी मर्जी से कोई भी स्ट्रोप प्रोसीजर का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बिगिन और एंड के दरमियान हम अपना कोई भी सिलेक्ट कमांड लिख सकते हैं, इंसर्ट कमांड लिख सकते हैं, डिलीट कमांड लिख सकते हैं, अपडेट कमांड लिख सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी एसक्यूएल स्टेटमेंट या एसक्यूएल कमांड बिगिन और एंड के दरमियान लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर इस स्ट्रोप प्रोसीजर को मैंने एग्जीक्यूट करना हो तो एग्जीक्यूट के लिए आपको ये वाली लाइन यूज़ करनी होगी, जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एग्जीक्यूट के लिए EXEC और उसके बाद स्ट्रोप प्रोसीजर का नाम लिखेंगे। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे अगर आपने कोई ऐसा स्ट्रोप प्रोसीजर क्रिएट करना हो जिसमें आपने पैरामीटर पास करने हैं तो उसके लिए आप ये सिंटैक्स यूज़ करेंगे। इस सिंटैक्स के मुताबिक आप स्ट्रोप प्रोसीजर के नाम के आगे पैरामीटर का नाम लिखेंगे और उसके बाद आप डाटा टाइप का नाम लिखेंगे। उसके बाद अगर आपने दूसरा पैरामीटर लिखना है उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे। उसी तरह आप सेकंड पैरामीटर का नाम लिखेंगे और उसके बाद उसकी डाटा टाइप मेंशन करेंगे। इसी तरह अगर आपने इस स्ट्रोप प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करना हो तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्ट्रोप प्रोसीजर के नाम के आगे उसी टाइप की वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपने दो पैरामीटर पास किए हैं तो स्ट्रोप प्रोसीजर के नाम के आगे दो वैल्यू पास करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया है तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो जब हम स्ट्रोप प्रोसीजर्स को एसक्यूएल में लिखते हैं तो उसके मल्टीपल एडवांटेजेस हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोप प्रोसीजर के थ्रू हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच अचीव करते हैं। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न है जिसमें हम अपने ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल चंक्स में या मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और जिस पार्ट्स की हमें ज़रूरत होती है हम उसको कॉल कर लेते हैं। और सेकंड नंबर पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि स्ट्रोप प्रोसीजर की एग्जीक्यूशन नॉर्मल क्यूरी की निस्बत फास्ट होती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्ट्रोप प्रोसीजर जस्ट वन टाइम कंपाइल होता है, उसके बाद कंपाइल नहीं होता। तो जब हम नॉर्मल क्यूरी भेजते हैं तो वो हर दफ़ा एग्जीक्यूट होती है, तो उसका सबसे पहले सिंटैक्स चेक होता है और उसके बाद एग्जीक्यूट होती है। जबकि स्ट्रोप प्रोसीजर्स का क्योंकि सिंटैक्स ऑलरेडी हमारे पास चेक हुआ होता है और वो बार बार कंपाइल भी नहीं होता, तो इसलिए स्ट्रोप प्रोसीजर्स की एग्जीक्यूशन हमारे पास नॉर्मल क्यूरी की निस्बत ज़्यादा फास्ट होती है। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास है कि स्ट्रोप प्रोसीजर के थ्रू नेटवर्क ट्रैफिक लोड हमारे पास कम हो जाता है। इसकी वजह यह है कि अगर आप एक बहुत बड़ी क्यूरी नेटवर्क के थ्रू एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपको नंबर ऑफ पैकेट्स ज़्यादा सेंड करने पड़ेंगे। इसकी निस्बत क्योंकि हमारे पास जब हमने स्ट्रोप प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करना होता है तो हमारे पास EXC और आगे स्ट्रोप प्रोसीजर का नाम लिखना है, तो उसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ पैकेट्स भी कम होंगे, तो इसलिए हमारे पास नेटवर्क लोड हमारे पास कम हो जाता है। इसके बाद हमारे पास लास्ट पे है कि हम स्ट्रोप प्रोसीजर के थ्रू सिक्योरिटी अचीव कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मैंने क्यूरी लिखी है सिलेक्ट यूज़र नेम पासवर्ड फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू आगे पैरामीटर का नाम लिखा है। अब ये पैरामीटर हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 1 है, तो अगर जो वैल्यू हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 1 में होगी वही वाली वैल्यू यहाँ पे इम्बेड हो जाएगी या कन्कैटिनेट हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे मैं ये वाली वैल्यू लिखता हूँ जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम लिख लेता हूँ राशिद और 1 इज इक्वल टू 1, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे इम्बेड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्यूरी बनेगी सिलेक्ट यूज़र नेम पासवर्ड फ्रॉम यूज़र्स वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू राशिद और 1 इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि हमने R क्लास यहाँ पे इम्बेड कर दी तो हमारे पास एक कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। तो अगर हमारे डेटाबेस में कोई ऐसा यूज़र नहीं पड़ा जिसका नाम राशिद है तो अब भी हमारे पास दूसरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 1 इज इक्वल टू 1 क्योंकि ट्रू है तो हमारे पास तमाम के तमाम यूज़र नेम और पासवर्ड शो हो जाएंगे। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम
स्टोर प्रोसीजर्स भी यूज़ करते हैं और इसके थ्रू हम अपनी सिक्योरिटी अचीव करते हैं। अब हमारे पास दूसरे नंबर पे आते हैं एसक्यूएल फंक्शंस। तो एसक्यूएल फंक्शंस को लिखने के लिए आपको ये 6 रूल्स अपनाने हैं। पहले नंबर पे आपने कोई ऐसा फंक्शन का नाम नहीं लिखना जो स्पेशल करैक्टर से शुरू हो रहा हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि इस ब्लॉक में मैं अगर फंक्शन का नाम हैश से शुरू करूँगा तो मेरे पास एरर आएगा कि आप फंक्शन का नाम स्पेशल करैक्टर से शुरू नहीं कर सकते। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास है कि फंक्शन के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट क्यूरी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे इंसर्ट अपडेट डिलीट की क्यूरी फंक्शन की बॉडी में नहीं लिख सकते जैसे कि हम स्टोर प्रोसीजर में लिख सकते थे। अब थर्ड नंबर पे हमारे पास है कि फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ इनपुट पैरामीटर्स होते हैं, आउटपुट पैरामीटर्स नहीं होते, जबकि स्टोर प्रोसीजर में हमारे पास इनपुट पैरामीटर्स भी हो सकते हैं और आउटपुट पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। अब फोर्थ नंबर पे हमारे पास है कि फंक्शन के लिए लाजमी है कि वो एक वैल्यू रिटर्न को है। वो वैल्यू हमारे पास सिंगल वैल्यू भी हो सकती है या टेबल की शक्ल में भी हो सकती है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है कि फंक्शन हर टाइम कंपाइल होते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियसली स्टोर प्रोसीजर में देखा कि स्टोर प्रोसीजर हमारे पास सिंगल टाइम के लिए कंपाइल होते हैं, जबकि फंक्शन हमारे पास जब भी फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो वो हर टाइम कंपाइल होंगे। और लास्ट में हमारे पास है कि आप फंक्शंस के अंदर ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, इसके अंदर आप इफ एल्स स्टेटमेंट लिख सकते हैं, वाइल लूप या फॉर लूप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ट्राई कैच ब्लॉक यहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते। अब हमारे पास फंक्शन दो तरह के होते हैं, नंबर 1 सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस और नंबर 2 यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। सिस्टम डिफाइंड फंक्शन हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिनको हम न्यूमेरिक डाटा या स्ट्रिंग टाइप के डाटा पे ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एसक्यूएल सर्वर के अंदर सिस्टम डिफाइंड फंक्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको डेट टाइम के फंक्शन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको मैथमेटिकल फंक्शन नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपने देखने हो कि आपके पास कौन से सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस हैं तो आप यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से हमारे पास सिस्टम डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास जैसे कि कुछ आपको यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन नज़र आ रहे हैं। पहले नंबर में हमारे पास काउंट का फंक्शन है जो कि हमारी डेटाबेस की टेबल में से काउंट करता है कि उसमें कितनी नंबर ऑफ रोज़ पड़ी हैं। उसके बाद हमारे पास मैक्स का फंक्शन है जो कि एक कॉलम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू को या हाईएस्ट वैल्यू को पिक करता है। इसके बाद हमारे पास इसी तरह मिनिमम का फंक्शन है जो कि टेबल के कॉलम में से मिनिमम वैल्यू को पिक करता है। और इसी तरह एवरेज का फंक्शन है जो कि एवरेज कैलकुलेट करता है कॉलम की। और इसी तरह आपको कुछ और फंक्शन भी नज़र आ रहे हैं। आपने अगर इनको यूज़ करना हो तो आप इस सिंटैक्स को यूज़ करेंगे जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब हमारे पास दूसरे नंबर पे यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं। आगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन के भी हमारे पास दो टाइप्स हैं। नंबर 1 हमारे पास टेबल वैल्यूड फंक्शंस हैं और सेकंड नंबर पे हमारे पास स्केलर वैल्यूड फंक्शन है। अब टेबल वैल्यूड फंक्शन हमारे पास एक टेबल रिटर्न करवाते हैं, जबकि स्केलर हमारे पास एक सिंगल वैल्यू को रिटर्न करवाते हैं। अगर आपने एक ऐसा फंक्शन लिखना हो जो कि टेबल रिटर्न करवा रहा हो तो उसके लिए आप ये सिंटैक्स यूज़ करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि रिटर्न्स के आगे आपके ने टेबल लिखी है, कि इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे आप टेबल रिटर्न करवा रहे हैं फंक्शन से। और यहाँ पे देखें कि आपको यहाँ पे रिटर्न के आगे मैंने यहाँ पे मल्टीपल कॉलम को सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे मल्टीपल कॉलम एज ए टेबल की शक्ल में आपको रिटर्न होंगे। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास होते हैं स्केलर वैल्यूड फंक्शंस। अब ये फंक्शन हमारे पास एक सिंगल वैल्यू को रिटर्न करवाते हैं। जैसे कि आपको इस सिंटैक्स में नज़र आ रहा है कि इस फंक्शन में मैंने एक पैरामीटर पास किया एम्प्लॉय नेम, जबकि मैंने रिटर्न क्या करवाना है उस एम्प्लॉय की सैलरी। तो एक एम्प्लॉय की मैंने सैलरी रिटर्न करवानी है तो यहाँ पे मैंने डेसिमल रिटर्न करवाया, यानी कि इस एम्प्लॉय की सैलरी रिटर्न करवाई है। तो यहाँ पे रिटर्न के आगे पहले मैंने टेबल लिखा था, अब यहाँ पे मैंने डेसिमल रिटर्न करवाया है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे देखें कि जो मैंने सेलेक्ट क्यूरी लिखी है रिटर्न के आगे, वहाँ पे मैंने एक वेयर क्लास यूज़ किया और वेयर क्लास में मैंने एम्प्लॉय नेम के आगे वो पैरामीटर पास किया है जो मैं वहाँ पे फंक्शन के नाम के आगे लिखा था। अब हम लास्ट में स्टोर प्रोसीजर्स और फंक्शन के दरमियान डिफरेंस के बारे में बात करते हैं कि कब आप स्टोर प्रोसीजर यूज़ करेंगे और कब आप फंक्शन यूज़ करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि फंक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट कमांड यूज़ हो सकती है, जबकि स्टोर प्रोसीजर के अंदर हमारे पास सेलेक्ट कमांड भी यूज़ हो सकती है और उसके बाद इंसर्ट, डिलीट और अपडेट कमांड भी यूज़ हो सकती हैं। इसके बाद यहाँ पे नज़र आ रहा है कि फंक्शन हमारे पास बार बार कंपाइल होते हैं, जबकि स्टोर प्रोसीजर सिर्फ एक बार कंपाइल होते हैं और उसके बाद जब भी आपको कॉल करेंगे तो वो प्री कंपाइल्ड स्टोर प्रोसीजर आपको रिजल्ट जनरेट करके दे देते हैं।
इसके बाद यहाँ पे हमारे पास थर्ड जो डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको कि आप फंक्शन के अंदर स्टोर प्रोसीजर कॉल कर सकते हैं, लेकिन स्टोर प्रोसीजर के अंदर आप फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। और इसके बाद आप यहाँ पे लिए आपके लिए मस्ट है कि फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करवाए, जबकि स्टोर प्रोसीजर के लिए फंक्शन वैल्यू रिटर्न करवा भी सकता है और नहीं भी करवा सकता। जबकि लास्ट पे आप देख रहे हैं कि फंक्शन के अंदर हम ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ नहीं कर सकते, जबकि स्टोर प्रोसीजर के अंदर हम एक्सेप्शन या ट्राई कैच ब्लॉक को यूज़ कर सकते हैं। अब हम लास्ट पे कंप्यूटर पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं कि कैसे हम स्टोर प्रोसीजर विद पैरामीटर्स और विदाउट पैरामीटर्स क्रिएट कर सकते हैं, और इसी तरह हम फंक्शन भी क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारे पास टेबल वैल्यू रिटर्न होती हैं या हमारे पास स्केलर वैल्यूज रिटर्न होती हैं। तो चलें अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिखते हैं। तो अब आपको यहाँ पे एक डेटाबेस नज़र आ रहा है, IMS इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, और इसमें हमारे पास दो टेबल्स हैं, कस्टमर्स का टेबल और ऑर्डर्स का टेबल। तो अगर मैंने देखना हो कि कस्टमर्स के टेबल में क्या डाटा पड़ा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कमांड लिखूँगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे देखें आप, हमारे पास 10 रोज़ पड़ी हैं। तो इसी तरह अगर मैंने ऑर्डर्स के टेबल में डाटा देखना है तो यहाँ पे लिखूँगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स, और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास 12 रोज़ पड़ी हैं। तो अब यहाँ पे मैं एक स्टोर प्रोसीजर लिखता हूँ जो कि कस्टमर का डाटा उठा के लाएगा विद ऑर्डर्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएट प्रोसीजर और आगे प्रोसीजर का नेम गेट कस्टमर्स डाटा। तो यहाँ पे मैं एक स्टोर प्रोसीजर का नाम रख लिया और इसके बाद लिखूँगा एज, और इसके बाद बिगिन और एंड, और इसमें मैं लिखता हूँ सिलेक्ट कस्टमर नेम वो एज कॉमा हमारे पास सिटी, यहाँ पे मैं कॉलम्स के नाम मेंशन कर रहा हूँ, और इसके बाद ऑर्डर डेट, और हमारे पास लास्ट पे है अमाउंट फ्रॉम कस्टमर्स, और इसके बाद यहाँ पे हमारे इनर जॉइन यूज़ करते हैं, इनर जॉइन टेबल्स का नाम ऑर्डर्स है तो ऑन, यहाँ पे कॉलम्स के नाम मेंशन करने हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑर्डर्स डॉट कस्टमर ID इज इक्वल टू कस्टमर्स डॉट ID। तो यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आप आएँ और इसको एक्सपेंड करें, रिफ़्रेश करें इसको, तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टोर प्रोसीजर बन गया है गेट कस्टमर्स डाटा। अब अगर इस स्टोर प्रोसीजर को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे मैं कमांड लिखूँगा exe गेट कस्टमर्स डाटा। तो यहाँ पे अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि दो टेबल्स यानी कस्टमर्स का टेबल और ऑर्डर्स के टेबल के दरमियान जो कॉमन डाटा था वो यहाँ पे हमारे पास आ गया है। अब इसके बाद मैं एक स्टोर प्रोसीजर बनाता हूँ विद पैरामीटर्स। तो यहाँ पे मैं एक कमांड लिखूँगा क्रिएट प्रोसीजर, और यहाँ पे मैं एक स्टोर प्रोसीजर का नाम लिखता हूँ सेव कस्टमर्स, और यहाँ पे मैं एज लिखूँगा बिगिन और एंड। अब क्योंकि हमने कस्टमर का डाटा जो है सेव करवाना है तो यहाँ पे मैं एज ए पैरामीटर पास करता हूँ 4, और यहाँ पे पहला पैरामीटर हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर नेम सी नेम, और इसके बाद इसकी डाटा टाइप मेंशन करेंगे यहाँ पे हमारे पास 50, और एक कॉलम के बाद हमने ये कॉमा लगाना है, और इसके बाद यहाँ पे दूसरा कॉलम या दूसरा पैरामीटर मेंशन करूँगा एज, और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये डाटा टाइप है इंटीजर, और फिर तीसरा पैरामीटर हमने मेंशन करना है सिटी, और इसके बाद हमने मेंशन करना है डाटा टाइप, तो यहाँ पे var4 और 50 आ जाएगा। और लास्ट पैरामीटर हम पास करते हैं यहाँ पे अमाउंट का या सैलरी का, तो यहाँ पे सैलरी, और इसको मैं करता हूँ डेसिमल। तो हमारे पास यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमने इस सेव कस्टमर के प्रोसीजर में हमने 4 पैरामीटर्स पास किए हैं। अब यहाँ पे इन दोनों के दरमियान आके मैं यहाँ पे इंसर्ट स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि यहाँ पे हम स्टोर प्रोसीजर के अंदर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट की कमांड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट की कमांड लिखता हूँ इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, और वैल्यूज़ यहाँ पे वो हैं जो पैरामीटर से आ रही हैं। तो पहला पैरामीटर सी नेम, और दूसरा पैरामीटर एज, तीसरा पैरामीटर सिटी, और चौथा पैरामीटर हमारे पास सैलरी। तो यहाँ पे अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक स्टोर प्रोसीजर बन गया है विद पैरामीटर्स।
तो यहाँ पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे दूसरा पैरामीटर भी आ गया है, सेव कस्टमर्स। तो अब अगर इस स्टोर प्रोसीजर को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे मैं क्यूरी लिखूँगा EXE और स्टोर प्रोसीजर का नाम हमारे पास है सेव कस्टमर्स। और इसके बाद यहाँ पे 4 पैरामीटर हमने पास करने हैं। तो पहला पैरामीटर हमारे पास है, यहाँ पे मैं लिखूँगा हसन। दूसरा पैरामीटर हमारे पास एज है तो यहाँ पे एज आ जाएगी। और थर्ड पैरामीटर हमारे पास सिटी का था तो यहाँ पे सिटी में लिखता हूँ दुबई। और इसके बाद हमारे पास लास्ट पैरामीटर डेसिमल वैल्यूज़ थी तो यहाँ पे मैं डेसिमल वैल्यूज़ स्टोर करवाता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक रो इफ़ेक्ट हो गई है। तो अब मैं देखता हूँ कि वाकई कस्टमर्स के टेबल में डाटा इफ़ेक्ट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स। तो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करूँगा मैं। तो यहाँ पे देखें कि हसन और दुबई ये रो इफ़ेक्ट हो गई है। तो ये हमने स्टोर प्रोसीजर के थ्रू इस टेबल में डाटा इंसर्ट करवा लिया है। अब स्टोर प्रोसीजर के बाद हमारे पास फंक्शंस थे। फंक्शन हमारे पास दो तरह के थे, सिस्टम के फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो सिस्टम के फंक्शन देखने हों तो हम यहाँ पे देखें कि सिस्टम फंक्शंस के अंदर यहाँ पे कुछ फंक्शंस पड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देखें अगर मैंने मैथमेटिकल फंक्शंस देखने हैं तो यहाँ पे आपको सारे के सारे मैथमेटिकल फंक्शन नज़र आ रहे हैं, स्क्वायर रूट, पाई, लॉग, एक्सपोनेंशियल, ये आपको सारे के सारे बिल्ट इन फंक्शन नज़र आ रहे हैं। अब इनमें से कोई भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ सिलेक्ट काउंट और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि उसी कस्टमर के टेबल में मैं ID एज और कॉलम का नाम रखता हूँ नंबर ऑफ रोज़ और फ्रॉम कस्टमर्स। तो अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें कि बिल्ट इन फंक्शन कह रहा है कि इस टेबल में हमारे पास 11 रोज़ हैं। तो यहाँ पे हमने एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया। अब इसी तरह मैं अगर यहाँ पे दूसरा फंक्शन यूज़ करता हूँ मैक्स का और इसमें हमारे पास कॉलम था सैलरी और यहाँ पे मेंशन करता हूँ मैं मैक्सिमम सैलरी या मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स। तो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये है। इसी तरह हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यू भी ले सकते हैं और इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मिनिमम वैल्यू ये है। और एवरेज वैल्यू भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू लूँगा तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास एवरेज वैल्यू ये आ रही है। इसी तरह इस एवरेज वैल्यू का हम लॉग भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लॉग ऑफ एवरेज वैल्यू लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लॉग, पहले ये एवरेज वैल्यू उठाएगा फिर एवरेज वैल्यू का लॉग लेगा। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट मैं निकाल लेता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब ये एवरेज वैल्यू का लॉग लिया गया है। तो इसी तरह आप सारे के सारे सिस्टम डिफाइंड फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन लेकर के देखते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन में मैंने कहा था कि हमारे पास दो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं, टेबल वैल्यूड फंक्शन और स्केलर वैल्यूड फंक्शन। तो सबसे पहले हम टेबल वैल्यूड फंक्शन लिखते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कमांड लिखूँगा क्रिएट फंक्शन और इसके बाद मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखूँगा गेट कस्टमर्स विद ऑर्डर। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन का नेम आ गया। फंक्शन की निशानी ये होती है कि इसके आगे हमारे पास ये ब्रैकेट्स होती हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखना है रिटर्न्स टेबल और इसके बाद मैं लिखूँगा एस और इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा रिटर्न और रिटर्न के बाद यहाँ पे मैं कमांड लिखूँगा। अब कमांड मैंने कहा था फंक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सेलेक्ट क्यूरी यूज़ हो सकती है। तो सेलेक्ट कमांड ही यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं इंसर्ट, डिलीट और अपडेट की कमांड यूज़ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सेलेक्ट कस्टमर नेम व एज व सिटी और उसके बाद यहाँ पे मैं अमाउंट। तो यहाँ पे मैंने कॉलम के नाम मेंशन किए फ्रॉम कस्टमर्स और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको लेफ़्ट जॉइन अप्लाई करता हूँ, लेफ़्ट जॉइन और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास दूसरी टेबल है ऑर्डर्स और मैंने कॉलम मेंशन करने हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कस्टमर्स डॉट ID इज़ इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट कस्टमर ID। तो अब यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक टेबल वैल्यूड यूज़र डिफाइंड फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया है। तो अब मैंने इसको अगर एग्जीक्यूट करना हो तो एग्जीक्यूट करने के लिए मैं यहाँ पे ये कमांड लिखूँगा
सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम लिखूँगा। फंक्शन का नाम हमारे पास है ये वाला, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम लिखूँगा और इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि लेफ़्ट जॉइन क्योंकि अप्लाई किया था तो यहाँ पे राइट टेबल में जो नल नल वैल्यूज़ थी वो आ गई। तो यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास एक टेबल वैल्यूड फंक्शन आ गया है जो कि टेबल रिटर्न करवा रहा है। अब लास्ट पे मैं यहाँ पे स्केलर वैल्यूड यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कमांड लिखूँगा क्रिएट फंक्शन और इसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँगा गेट पर्सन सैलरी और यहाँ पे मैं इसमें पैरामीटर पास करूँगा पर्सन नेम। तो यहाँ पे पैरामीटर नेम आएगा, पर्सन नेम, और इसके बाद यहाँ पे डाटा टाइप आएगी वारचार और इसमें मैंने कैरेक्टर्स मेंशन कर दिए। और इसके बाद यहाँ पे ये रिटर्न क्या करवा रहा है, रिटर्न हमारे पास करवा रहा है डेसिमल और यहाँ पे मैं एज लिखूँगा बिगिन और एंड और इसके दरमियान मैं एक कमांड लिखूँगा रिटर्न सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम टेबल नेम। यहाँ पे लिखूँगा कस्टमर्स वेयर कस्टमर नेम इज़ इक्वल टू पैरामीटर का नेम। तो यहाँ पे मैं ये वाली मेंशन करूँगा। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे एक स्केलर वैल्यूड यूज़र डिफाइंड फंक्शन हमारे पास आ गया है। अब अगर इस स्केलर वैल्यूड यूज़र डिफाइंड फंक्शन को एग्जीक्यूट करना हो तो मैं यहाँ पे ये कमांड लिखूँगा सेलेक्ट और इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा dbo डॉट इसके बाद यहाँ पे फंक्शन का नेम है गेट पर्सन सैलरी और इसके बाद यहाँ पे मैं एक पैरामीटर पास करूँगा वारचार टाइप का। तो यहाँ पे मैं आदिल लिखता हूँ और इसके बाद अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि आदिल की सैलरी जो है वो 5000 है। इसी तरह यहाँ पे मैं हर पर्सन की सैलरी को देख सकता हूँ। यहाँ पे पैरामीटर पास करूँगा और इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसी तरह मैं हर एक पर्सन की सैलरी को यहाँ पे देख सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्केलर वैल्यूड यूज़र डिफाइंड फंक्शन आ गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं और अगर आप चाहते हैं कि आपको नई आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें और खुश रखें। थैंक यू वेरी मच।